दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके यूनिट 4 का चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर 6 का थर्ड पार्ट है। हम ऑलरेडी इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 का पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है 6th चैप्टर, इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल थे, ठीक है ना, ये दोनों हमारे मिलकर वैदिक सभ्यता को बनाते हैं। ठीक है, तो हम ऋग्वैदिक काल जो था फ्रेंड्स हमारा, उसको हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 BC से 600 BC तक का जो काल है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी कि 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो पूरा समय है, जो समय अंतराल था, उस समय के गैप को, जो पूरा समय था, वो जो पूरा काल था, उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, इस समय में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो क्या हुआ था, जो हमारे ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर वैदिक काल में समाज में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स हमने भी बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल होता है हमारा, उसके अंदर सब कुछ ही अच्छा था, यानी वो बहुत अच्छा काल था, स्पेशली महिलाओं के लिए उसमें सब कुछ अच्छा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया, समाज के अंदर बुराइयां आ गई। ठीक है, इस समय में कृषि में बढ़ोतरी हुई। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो कृषि थी, इसके अंदर बढ़ोतरी हुई। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या था, उसमें पशुपालन करके लोग अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि में बढ़ोतरी हो गई, लोग कृषि करना सीख गए, खेती जो थी खेती करने लग गए लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस काल के दौरान ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई। यानी कि उत्तर वैदिक काल के दौरान ये हमारे 3 ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ, इनकी रचना हो गई थी। ठीक है, इस काल में आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा पूरा भारत का मैप समझो आप। ठीक है ना, ऐसे हमारा पूरा भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पंजाब था, ठीक है ना, तो अब आर्य क्या थे, वो पंजाब से निकलकर पूर्व की ओर आ रहे थे, यानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आ रहे थे। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना भी इसी काल में हुई। तो जो हमारे 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना हुई हमारे उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, आर्य पूर्व दिशा में स्थित सदानीरा गंडक नदी के पास तक पहुंच चुके थे। तो ये जो हमारी सदानीरा गंडक नदी है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब इसके आसपास कहीं नहीं है। ठीक है, तो जो आर्य थे वो पूर्व दिशा में स्थित सदानीरा गंडक नदी के पास तक पहुंच चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऋग्वेद में सरस्वती और द्विशवती नदी के बीच का जो इलाका था उसको पवित्र माना जाता था। ठीक है, तो और इसको ब्रह्मवार्त का नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको, ब्रह्मवार्त का नाम दिया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो इस इलाके से, सरस्वती और द्विशवती नदी के बीच का जो इलाका था ब्रह्मवार्त, इससे निकलकर पूर्व में आ गए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारे उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था लोगों का, लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते थे। ठीक है, वो पैसा कैसे कमाते थे। तो फर्स्ट पॉइंट है, कृषि या फिर खेती का महत्व बढ़ गया। यानी कि जो वहाँ पे खेती थी उसका महत्व बढ़ गया, जिसके ज़रिए लोग जो थे खेती करके अपना गुजारा चलाते थे। ठीक है,
लोग पशुपालन से कृषि की ओर प्रवेश करने लगे। यानी कि पहले ऋग्वैदिक काल में लोग पशुपालन करते थे, ठीक है, लेकिन अब जो थे वो कृषि की ओर प्रवेश करने लगे, यानी उन्होंने कृषि करनी सीख ली, वो कृषि करने लगे, ठीक है ना, खेती करने लगे, फसलें उगाने लगे। चावल और गेहूं मुख्य फसल बन गई। तो क्या हुआ कि जो वो लोग थे उन्होंने ऋग्वैदिक काल में तो पशुपालन करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्होंने जैसे कृषि की तो उसमें चावल और गेहूं जो हमारी फसलें थी ये मुख्य फसल बन गई, ठीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यानी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है ना, सॉरी ये मैंने अर्ध लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है। गेहूं जो था पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुख्य भोजन बन गया। यानी कि पंजाब और जो उत्तर पश्चिम मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग थे इनके लिए जो इनका मेन फूड बन गया वो गेहूं बन गया, यानी कि इन्होंने गेहूं खाना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लोहे का प्रयोग। तो जो था मैंने भी बताया था आपको कि हमारा उत्तर वैदिक काल जो था इसमें लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है, तो इसमें लोहे का प्रयोग भी हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे के कृषि उपकरण के अवशेषों ने इस बात की पुष्टि की। तो ये हमें ये कैसे पता चला कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, क्योंकि लोहे के कुछ ऐसे कृषि उपकरण थे जिनसे कृषि की जाती थी, उनके जो अवशेष थे वो मिले थे, यानी कि वो हमें उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहे के उपकरण मिले थे, जिनसे ये पता चला कि उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहे की खोज हो चुकी थी उससे पहले ही, ठीक है। अथर्ववेद में लोहे को कृष्ण अयस और श्याम अयस भी कहा गया है। तो जो हमारा अथर्ववेद है इसमें लोहे को और अलग नाम से जाना गया है, कृष्ण अयस और श्याम अयस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिट्टी के बर्तन की कला। इस काल में 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, यानी हमारा जो उत्तर वैदिक काल है इसमें 4 तरीके की मिट्टी थी जिनके बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों ने इस बात की पुष्टि की। तो हमें ये कैसे पता चला कि इसमें 4 ही प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो क्या हुआ, इस काल के दौरान मिट्टी के जो बर्तन थे उनके अवशेष मिले, यानी कि कुछ हिस्से मिले, ठीक है ना, जिनसे ये पता लगा है कि उस काल में 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। लाल मिट्टी के बर्तन इस काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता था, सबसे ज़्यादा जो फेमस थे उत्तर वैदिक काल में वो लाल मिट्टी के बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन के 4 प्रकार वो कौन से थे, काले और लाल रंग के बर्तन, हल्के काले बर्तन, लाल बर्तन और चित्रित भूरे बर्तन। चित्रित भूरे बर्तन यानी कि भूरे कलर के बर्तन होते थे मिट्टी के और उन पे चित्र बने होते थे, ठीक है, तो वो होते थे चित्रित भूरे बर्तन। ऐसा माना जाता है कि इन बर्तनों का जो इस्तेमाल है वो केवल अमीर लोगों द्वारा किया जाता था, यानी कि चित्रित भूरे बर्तन जो थे ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में इन बर्तनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा की कमी, यानी कि उस टाइम पे जो मुद्रा थी उसकी कमी थी। मुद्रा यानी कि करेंसी, जैसे कि हमारे आज के टाइम पे हमारी करेंसी नोट सिक्के ये सब है, तो उस टाइम पे ऐसी कोई करेंसी नहीं थी, ठीक है। मुद्रा यानी कि नोट सिक्के वगैरह का चलन नहीं था उत्तर वैदिक काल में, इसलिए व्यापार के लिए लोग जो थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का लेना, ठीक है ना, जैसे कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो पहले टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि आपने किसी को अनाज दे दिया और आपने उससे कपड़े खरीद लिए, ठीक है ना, तो ये जो पूरी प्रणाली थी इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो उस टाइम पे मुद्रा की कमी थी और लोग वस्तु विनिमय के द्वारा सामान खरीदते थे और बेचते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर यानी कि टैक्स। जो आज के टाइम पे हम जिसे टैक्स कहते हैं वो कर लिया जाता था, यानी कि वहाँ पे लोगों से कर लिया जाता था, कर देना जरूरी कर दिया गया था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई ये नहीं था कि आपको कर जरूरी देना, अगर आपकी इच्छा है तो आप नजराने के तौर पर देते थे, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल के अंदर नजराने के तौर पर टैक्स दिया जाता था, मन करता था किसी का तो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये ज़रूरी कर दिया कि हर किसी को टैक्स देना पड़ेगा। जनता को अपनी फसल या फिर जो उनकी कमाई होती थी उसका 1/16 16वां भाग जो था वो कर के रूप में देना होता था राजा को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भूमि पर स्वामित्व, ठीक है ना, यानी कि क्या होता था ऋग्वैदिक काल में भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था, जैसे कि हमारे आज के टाइम पे जो ज़मीन होती है किसी के नाम पर होती है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में भूमि पर स्वामित्व शुरू हो गया था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो समाज कबीलों में रहता था, यानी आर्य समाज जो था, आर्य समाज के जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे, ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भूमि पर निजी अधिकार की भावना पैदा हो गई थी, ठीक है ना।
जिनके कारण घुमक्कड़ जिंदगी जो थी वो खत्म हो गई थी। कैसे था, ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है ना, कबीले बनाकर अपना उनमें रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोगों ने भूमि पर निजी अधिकार की भावना रखी कि हाँ, हमारी भूमि पर हमारा अधिकार होना चाहिए, जिसके कारण घुमक्कड़ जिंदगी जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अन्य व्यवसाय, यानी कि और भी ऐसे बहुत सारे व्यवसाय थे जिनके जरिए लोग जो थे वो अपना आर्थिक जिंदगी जो थी, मतलब अपना आर्थिक तरीके से गुजारा चलाते थे। पहला बढ़ई, चर्मकार, रथकार, सूदखोर, शिल्पकार, ये कई व्यवसाय भी थे इस काल में, ठीक है ना, जिन्हें लोग किया करते थे, जिनके जरिए लोग अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राजनीतिक व्यवस्था। अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। तो राष्ट्र और राज्य का उद्भव, तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र और राज्य जो थे इनका उद्भव हो गया था। उत्तर वैदिक काल में कई कबीले को मिलाकर जनपद का निर्माण हुआ। पहले क्या था, जैसे कि सबसे पहले कुल होते थे, ठीक है ना, फिर उनके बाद जब बहुत सारे कुल मिल जाते थे तो उसे ग्राम यानी कि गांव कहते थे। जब ग्राम मिल जाते तो उसे विश कहते थे, और फिर वो मिलकर जन बनते थे, जन यानी कि कबीले, और फिर जब कबीले बहुत सारे मिल जाते तो वो जनपद बन जाते थे, जनपद यानी कि राष्ट्र और राज्य का निर्माण हो जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में कई सारे जन यानी कि कबीलों ने मिलकर जनपद का निर्माण किया, ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पर कौन से जनपद बने, पुरु प्लस भरत कुरु जनपद, तुर्वश प्लस कृवि पांचाल जनपद, ठीक है ना। और हमारा जो ये पांचाल जनपद है ये बहुत फेमस भी है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा के अधिकारों में बढ़ोतरी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजा के जो अधिकार थे उससे ज़्यादा जो मतलब बढ़ोतरी हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, राजा के अधिकारों में। तो इस काल में राजा जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, यानी कि वो अब लोगों को, उसे राय देने वाले लोगों को कुछ नहीं समझता था, वो अपने आप को सब कुछ समझता था, ठीक है। ब्राह्मण और योद्धा जो थे उनका बोलबाला हो गया था। पहले मतलब ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण और योद्धाओं को लोग इतने पूछते नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ब्राह्मण और योद्धा जो थी इनका राजा को जो मतलब वो होता था, पूरी बैठक होती थी उसके अंदर बोलबाला हो गया था, ठीक है। महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को इजाज़त दी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं से उत्तर वैदिक काल महिलाओं के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, ठीक है। राजा सर्वोच्च शक्ति के लिए राजसूय यज्ञ करते थे, यानी कि राजा मतलब ज़्यादा शक्ति पाने के लिए राजसूय यज्ञ किया करते थे। अब ये राजसूय यज्ञ क्या है इसको आगे बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है राजा की दैवीय उत्पत्ति, ठीक है ना। तो राजा को दैवीय माना गया कई ग्रंथों में, यानी राजा को देवों का समान माना गया। ऐसे कई ग्रंथ थे जिनमें राजा को देव माना गया। तो राजा खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए कई बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ठीक है। तो पहला है राजसूय यज्ञ, इसमें क्या होता था, इसमें राजा का राज्य अभिषेक किया जाता था, ठीक है ना। दूसरा था हमारा अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, इस यज्ञ में राजा एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था। एक अश्व होता था, अश्व को फ्रेंड्स घोड़ा बोलते, ठीक है ना। तो उसको जो राजा होता था वो स्वतंत्र छोड़ देता था कि जा जहाँ जाना है जा, तू फ्री है, ठीक है। तो वो घोड़ा जिस एरिया से निकलता था, जहाँ से वो घोड़ा निकलता था, वो जगह, वो ज़मीन जो होती थी वो राजा की होती जाती थी, ठीक है ना। और अगर किसी ने उस घोड़े को बीच में रोक दिया, किसी राजा ने या फिर दूसरे राज्य के राजा ने रोक दिया, तो वो राजा जो होता था वो उस राजा को एक तरीके से चुनौती दे देता था, ठीक है ना। तो फिर उन्हें युद्ध करना पड़ता था, तो इसलिए उसको कोई रोकता भी नहीं था, ठीक है ना। तो क्या होता था, इस यज्ञ में राजा एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था और जितनी जगह से घोड़ा निकलेगा वो जगह राजा की हो जाती थी, ठीक है। तो इसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे, और ये बहुत कम लोगों ने किया है, मतलब बहुत कम राजाओं ने किया है। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था, इसमें रथ दौड़ होती थी, यानी कि बहुत सारे रथ जो होते थे वो उनकी दौड़ होती थी, और सबसे आगे राजा का रथ होता था राजा को रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अग्निहोष्ट्रम यज्ञ। इसमें पशु की बलि दी जाती थी, यानी कि इसके अंदर एक जानवर की बलि दी जाती थी, और इस यज्ञ को कहते थे अग्निहोष्ट्रम यज्ञ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सामाजिक और धार्मिक जीवन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल था उसका सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन कैसा था उस टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो ज़्यादा विकसित हो गई थी। पहले टाइम पे क्या था, एक मतलब कुछ ही वर्ग थे, जैसे कि हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है ना। लेकिन अब शूद्र भी आ गए थे, ठीक है ना।
तो ऋग्वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो क्या था फ्रेंड्स, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर जो शूद्र होते थे उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया था, वो शिक्षा ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब यानी कि हमारे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है। इसमें ब्राह्मण वर्ण ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, यानी कि हमारी जो उत्तर वैदिक काल था इसके अंदर जो ब्राह्मण का जो वर्ग था, वर्ण था, ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, इन्हें ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कर्मकांड, ठीक है ना। मतलब ऐसे कौन से अनुष्ठान, ऐसी कौन सी पूजा होती थी तो उनको कर्मकांड कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने समाज में अपने आप को ऊपर रखने के लिए जटिल कर्मकांड बना दिए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने अनुष्ठानों की संख्या बढ़ा दी, यानी कि पूजा पाठ जो थी, हवन वगैरह, उनकी संख्या बढ़ा दी, जिससे ब्राह्मण वर्ग जो था वो ज़्यादा शक्तिशाली होता चला गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है चारों वर्णों या फिर वर्गों के कार्य, यानी कि जो चारों वर्ण थे और जो वर्ग थे उनके काम क्या थे। सबसे पहले थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो लोग थे वो पूजा कराते थे और अध्ययन करना था इनका काम, ठीक है ना। जो क्षत्रिय लोग होते थे शासन करते थे और जनता की रक्षा करना इनका काम था। जो शूद्र होते थे ये तीनों वर्गों की सेवा करते थे। कौन से तीनों वर्ग? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य जो होते थे वो कृषि और खेती करते थे, व्यापार और पशुपालन करते थे, ठीक है। तो जो शूद्र होते थे इनको ऐसा नीचा दिखाया जाता था कि तुम हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। शूद्रों को ऐसा कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखने वाले स्त्रियों की दशा कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था कि स्त्रियां जो है वो घूंघट करेंगी, पर्दा करेंगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा जो थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। बाल विवाह होने लगे थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे बच्चों की जो थी वो शादी होने लगी थी, मतलब जो छोटी लड़कियां होती थी उनकी शादियां होने लगी थी। महिलाओं को शूद्र के समान माने जाने लगा, यानी कि शूद्र, मैंने अभी बताया ना फ्रेंड्स, शूद्र को ऐसा मानते थे, शूद्र जो वर्ण था, जो जाति थी, उसको ऐसा मानते थे कि ये सबकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं, इनका खुद का कोई महत्व है ही नहीं, ठीक है ना। तो महिलाओं को भी इनके समान मानने लगे। महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी, मतलब महिलाओं को जानवरों से भी नीचे माना जाने लगा, क्योंकि शूद्र जो थे इनको भी इतनी इज्जत नहीं थी, ठीक है। स्त्रियों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को, मैंने बताया ना फ्रेंड्स कि ऋग्वैदिक काल जो था वो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा था, उसमें महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब स्त्रियों से पढ़ने लिखने का अधिकार भी छीन लिया गया, ठीक है ना। स्त्रियों के लिए सती प्रथा चलाई गई, यानी कि होता है जैसे कि सती प्रथा क्या होती है, अगर किसी का हस्बैंड वगैरह मर जाता है तो उसको भी उसी के साथ जला देते हैं, ठीक है ना। तो ये सती प्रथा होती है। तो स्त्रियों के लिए उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा चला दी कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी, तो उसको भी उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जला दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा धार्मिक रीति रिवाज। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक रीति रिवाज क्या थे? तो अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया था हमारे उत्तर वैदिक काल के अंदर, जो उस टाइम पे था, ठीक है ना। और ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि जो थे वो अपना महत्व खो चुके थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि जो थी इनकी पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि की पूजा नहीं होती थी। इस काल में विष्णु और शिव जी की पूजा होने लगी थी, ठीक है, और मूर्तियों की पूजा होने लगी थी, यानी कि अब जो थी वो मूर्ति पूजन जो था वो चल गया था। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में वो शुरू हो गया था। तो इस काल में बलि प्रथा बहुत प्रचलित थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में अगर किसी को कोई पूजा वगैरह करनी है तो लोग बलि का बहुत महत्व मानने लगे थे, यानी कि किसी के जान का चढ़ावा चढ़ाना, जैसे कि कहते हैं ना, मतलब मार देना किसी को, तो बलि दे देते थे। तो बलि प्रथा बहुत प्रचलित हो गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा वैदिक सभ्यता थी पूरी, इसको हमने उत्तर वैदिक काल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर 6 था ये इस वीडियो के अंदर हमारा फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर 7 लाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ, आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर अगर हमारी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है और अगर सोल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।